कुसेत्सु युकी के इस गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के संग ही लड़ाई के और ज्यादा मजे लेने वाले थे, लेकिन बीच में आने वाली रुकावटों को दूर रखने के लिए वो अपने क्लोन्स के साथ टेंका को भी सीख कर देती है। कुसेत्सु के क्लोन वक्त के साथ काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, जिनका सामना करने में युकी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। इसलिए कुसेत्सु ही सामने से लात बरसाने आ जाती है। पीछे हटने के संग ही आगे बढ़ते हुए युकी अपना पहला मुक्का जड़ता है उसके चेहरे पर, लेकिन उसी सबसे ने सब कुछ संभाल लिया था, जिसके चलते कुसेत्सु उन्हें नादान कह रही थी। लेकिन अगले ही पल क्योका की इटर्नल चेंज ने उसे चक्कर लिया था। वो भी एक झूठा छलावा था, जहाँ कुसेत्सु आसमान से क्योका के ऊपर हमला करने वाली थी, जहाँ उसके बचाव में युकी उसे अपने पास खींचता है, साथ ही घुमाकर हमला करने के लिए फेंकता है, जहाँ क्योका उसे अपने तलवार के संग चीरने वाली थी। कुसेत्सु ने उसकी तलवार रोक ली थी, लेकिन वो भी एक छलावा निकलता है, जहाँ पीछे से असली कुसेत्सु हमला करने वाली थी, जिससे बचना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन बहना के बीच में दखल देने के कारण कुसेत्सु गुस्से में उसे मुक्के पे मुक्के जा रही थी, लेकिन बहना उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। जिस बीच युकी और क्योका अपने स्लैश अटैक्स के संग हमला करने आ रहे थे, आउगा को दूर फेंकने के बाद वो उन दोनों के हमलों को अपने हाथों से रोक लेती है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल था। तुरंत ही एक क्लोन बनाकर अपनी फेटोबुलेंस के संग वो उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है, जहाँ कुसेत्सु का कहना था तुम एक देवता के प्रकोप को नहीं सह सकते। उसकी बात एक काफी हद तक सही थी, जहाँ मीरा और तोवेरा काफी मुश्किल से उनके फेटोबुलेंस के सामने टिकी हुई थी, जहाँ टेंका के अनगिनत 12 मिनोमिटोरी के बावजूद वो उन क्लोन से पीछा नहीं छोड़ा पा रही थी। साथ ही में ब्रांच फैमिली की वो बहनें भी अपनी ताकत के संग कुसेत्सु के क्लोन का सामना कर रही थी। लड़ाई एक गंभीर परिस्थिति पे पहुंच चुकी थी, जहाँ जिस किसी की हिम्मत बरकरार रहेगी वही जीतने वाला था। इसलिए क्योका अपने मन को शांत करने के संग ही अपनी तलवारबाजी के हुनर में ही पूरी की पूरी जान झोंक देती है। वो खास कला जिसे सुकीस का सामना करने के लिए बनाया गया था, इसलिए क्योका कुछ वक्त तक बाहरी सभी चिंताओं को छोड़ देती है। जिसकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए कुसेत्सु अपने साजन रेजिमेंट ऑल किलिंग एबिलिटी के साथ हाथों के अनगिनत क्लोन बनाकर डिवाइन पनिशमेंट के लिए तैयार थी। दोनों के अनगिनत हमले एक दूसरे से टकराते हैं, जहाँ पर ये बराबरी की लड़ाई लग रही थी, लेकिन युकी और क्योका की अलग सोच उन दोनों को कमजोर कर रही थी, जिसका फायदा उठाकर कुसेत्सु के हमले उन दोनों को लग भी जाते हैं, जिसका तोड़ निकालते हुए दोनों अपनी सोच एकजुट करते हैं। जहाँ क्योका की तलवार और युकी हाथ के साथ कुसेत्सु के कंधे से लेकर पेट के काफी गहरी चोट पहुंची थी, जिस बदौलत कुसेत्सु को पीछे हटना पड़ता है, जहाँ वो सोची थी मैं इन लोगों को कम नहीं हाँक सकती। अब तो सलामती के लिए वो अपने 3 क्लोन बनाकर हमला करने का हुक्म देती है, लेकिन सिर्फ 2 ही आगे बढ़ते हैं, जिस कारण वो समझ नहीं पाती ये क्या हो रहा है। तो मैं कोई अलग नोटे की जरूरत है। वो क्लोन कुसेत्सु को मुक्का मारता है, जहाँ वो अपनी आंखों के सामने यकीन नहीं कर पा रही, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल मीरा की तरह था, जो कि उसे चिढ़ाते हुए कह रही थी तुम अब बर्बाद हो। जिस नज़ारे को देखने के संग ही वो सभी समझ चुके थे अब भी अपनी क्लोन एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। वो मीरा को जरूर से निकल चुकी है, लेकिन उसकी क्लोन एबिलिटी को बचाना बिल्कुल ही मुश्किल है। युकी और क्योका पूरी तरह से कंसंट्रेट कर एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर युकी की इस गोल्डन फॉर्म को टेंका ने हेवनली फ्लावर कहा था, जो कि अपने मालिक की इच्छाओं को पूरी करता है। युकी क्योका की तलवार में मैनिफेस्ट होने के साथ ही अपना पूरा भरोसा क्योका के ऊपर छोड़ देता है। कुसेत्सु के पास अब भी लड़ने के पैटर्न मौजूद है, जहाँ पर वो क्योका के स्विंग अटैक का सामना नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें से युकी लॉन्च हुआ था, जो कि उसके शरीर को चीरते हुए कोको नानो और मीरा को सुरक्षित कर लेता है। कुसेत्सु अपनी कोई और चाल चले उससे पहले क्योका उसे अपनी इटर्नल चेन से बांध ले दिया। साथ ही वो उसे धमकी दे रही थी तुमने अगर हिलने की कोशिश भी की तो अंजाम भुगतना होगा। कुसेत्सु अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि अपने सामने मौजूद उस लड़की को कंज्यूम करने वाली थी, लेकिन क्योका के पास अपनी तलवार बाजी है। अपने सामने मौजूदा ह्यूमनॉइड को 2 टुकड़ों में काटने के साथ ही एक थंडर गॉड का यहाँ नामो निशान खत्म होता है। युकी को जीत की खुशी हो रही थी, लेकिन साथ ही अपनी बहना की चिंता थी, क्योंकि वो अब यहाँ से कैसे भागेगी। टेंका वहां पर आकर कह रही थी अब यहाँ से मैं संभाल लूंगी, जहाँ उनकी आंखों के सामने बहना अपनी दोनों साथियों को लेकर भाग रही थी, और टेंका अपने अनगिनत पोर्टल्स को खोलकर सभी को मारने के जहाज से में गडर के रास्ते भगा देती है। युकी उसे मन ही मन शुक्रिया करता है, जहाँ पर हवाई रास्ते से टोवेरा और मीरा आते हैं, जो कि उन्हें कह रहे थे मेरे पास काफी ताकत है तुम सभी को हील करने के लिए, जिसे के साथ युकी बेहोश हो जाता है। आंखें खोलने पर वो अपने कमरे में था, जहाँ उसके बगल में ही कुसेत्सु लेटी हुई थी, जिसका यहाँ होना उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। कुसेत्सु उसे डरने से मना करती है, क्योंकि ये उसी का अंतर मन है। साथ ही वो समझा रही थी हम गॉड्स को मारना काफी ज्यादा नामुमकिन है, मारो काफी ज्यादा रहस्यमय जगह है, जहाँ हम अपने छोटे से छोटे फ्रैगमेंट से भी वापस जिंदा हो सकते हैं, जबकि हम दोनों के बीच हुए बैक्टीरिया के शहर ने मेरा काफी ज्यादा हिस्सा तुम्हारे अंदर रख दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारा हिस्सा बन चुकी हूँ। ये बात तुम्हें भी काफी ज्यादा मजेदार लग रही होगी ना। खुश हो जाओ, मेरी जैसी खूबसूरत गॉड अब तुम्हारे साथ रहने वाली है।
यूकी वहाँ से गायब हो रहा था, जिस पर कुसेत्सु कहती है तुम जागने वाले हो और तुम चिंता मत करो, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वक्त है बातचीत करने के लिए। यूकी होश में आ चुका था, ये देख कर नहीं को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो उसे बता रही थी तुम्हें 3 दिन हो चुके हैं ऐसे सोते हुए, जिस पर यूकी की सबसे पहले चिंता थी कपड़े, क्योंकि अब तक तो ढेर लग चुका होगा, लेकिन ने उसे आराम करने का कहती है, वो कपड़े संभाल लेगी। जिसके जाते ही वहाँ पर क्योका आती है टेंका और मीरा के साथ। रेवॉर्ड के सिस्टम ने यूकी के होश में आने की खबर क्योका तक पहुँचा दी थी, जहाँ मीरा उसे शुक्रिया करती है क्योंकि उसी की बदौलत वो आज जिंदा बच पाई है। यूकी का कहना था ये बस मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें पूरे डीमन डिफेंस फोर्स का हाथ है। क्योका उन दोनों को यहाँ से अब जाने के लिए कहती है क्योंकि रिवॉर्ड देने का वक्त आ चुका था, जिस बात को बचाना मीरा के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। पर उसकी आंखों के सामने टेंका कह रही थी मैं भी तुम्हारे साथ ये रिवॉर्ड दूंगी। पागल हो जाइए लड़की, क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है बन? तो फिर मैं भी रिवॉर्ड दूंगी, आखिर यूकी ने इतनी मेहनत जो की है मुझे बचाने में, रहना तो खुद के साथ जबरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं अपने मन से रह रही हूँ। यहाँ पर उसकी आंखों के सामने क्योका और टेंगा ने तो कपड़े भी उतार लिए थे, उसका तो फ्यूज बल्ब भी उड़ चुका था और वो अपनी आंखों के सामने यकीन नहीं कर पाती आखिर ये सब क्या हो रहा है। तीनों बाथ हाउस में चले गए थे, जहाँ वो अपने मन को अभी तैयार कर रही थी, जहाँ यूकी उन दोनों को बताता है मेरे मन के अंदर अब कुसेत्सु रह रही है, जिस पर दोनों का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अजीब था और वो कह रहे थे क्या वो तुम पर हमला कर रही है या फिर तुम्हें काबू करने की कोशिश कर रही है। ऐसा तो अब तक कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ क्योका कह रही थी चाहे अब से कुछ भी हो तुम्हें कुसेत्सु को लेकर हर चीज़ मुझे रिपोर्ट करनी होगी। खैर इन चीज़ों से बढ़कर अब भी मीरा अपना मन नहीं बना पाई थी। कुछ दिनों बाद वो क्योका के साथ ट्रेनिंग कर अपनी गलतियों को सुधारने पे ध्यान दे रही थी, जहाँ लड़ाई के खत्म होने के बाद वो क्योका से कहती है मैं तुम्हारे गुलाम पे राइड करना चाहती हूँ। मीरा की मांग के आगे क्योका खुद हैरान थी और वो उससे कह रही है तुम रिवॉर्ड के परिणाम जानती हो फिर भी ये करना चाहती हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले खतरे में हमें ताकत के नए परिणामों को ढूंढना होगा और मैं सबके लिए तैयार हूँ। मीरा की बात सुनने के बाद क्योका सोच में पड़ जाती है, वैसे बात तो सही, आने वाले खतरे कितने खतरनाक हो गए हमें नहीं पता, लेकिन साथ ही वो यूकी के बारे में सोच रही थी जिसने कहा था बस मैं आपके साथ ताकतवर होऊंगा, दूसरों के साथ होना मेरे लिए बिल्कुल गद्दारी है। भविष्य के नाते वो इस सब के लिए तैयार थी, जहाँ उसे पूरा भरोसा था यूकी की फीलिंग्स कभी नहीं बदलेगी। मीरा यूकी की इटर्नल चेंज को पकड़ दिया है, जहाँ उसके ट्रांसफॉर्मेशन ने क्योका को भी हैरान कर दिया था। इटर्नल चेंज स्लेव थंडरस रॉर यूकी को स्पोर्ट्स बाइक में ट्रांसफॉर्म होता देख मीरा क्या रहती है मेरे स्टाइल को मैच करता है। यूकी की ताकत को परखा जाता है, जहाँ मीरा राइड करते हुए काफी कमाल के स्टंट करती है, साथ ही यूकी के साइलेंसर के ब्लास्ट के कारण तो सुकी इस फटने पे भी मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा यूकी फ्लेम थ्रोवर भी इस्तेमाल कर सकता था, जिससे सुखी इसका नामो निशान मिटाने के बाद मीरा कह रही थी चलो हमारी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड स्क्वाड की डोर में पहुंचने के बाद यूकी डी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहां उसे थोड़ी थकान हो रही थी और रेवॉर्ड का सिस्टम मीरा को एक संकेत दे देता है, सुनो जाके गाड़ी में बैठ जाओ। जिस दौरान यूकी सो जाता मैं हमेशा से चाहता था किसी लड़की के साथ बाइक डेट पर जाना। दोनों कार में बैठ चुके थे, जहाँ मीरा को काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी और यूकी बताता है मेरा मन था किसी दिन बाइक डेट पर जाना, जिसे सुनने के साथ ही वो थोड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। दोनों एक एक सोडा कैन पीते हैं, जहाँ पर मीरा के मन में अचानक से ही यूकी के कैन को पीने की इच्छा जाग चुकी थी और वो कैन को लेकर पीते हुए शर्मा रही थी, हीरोइन डायरेक्ट कैसे हो जाएगी, जिसे खत्म करने के बाद वो शर्माते हुए बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। ये कुछ भी नहीं है। जिसके बाद मीरा के हाथ अपने आप ही खुद के कोट को हटा देते हैं, जहाँ वो यूकी के पास आकर उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। जिस हरकत को देखकर यूकी हैरान था, जहाँ मीरा उसे कह रही थी ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। दोनों ही अपने इटर्नल के सैर करते हैं, जहाँ रिवॉर्ड के कंप्लीट होने के बाद यूकी अपने डॉम में लौट चुका था और इस रिवॉर्ड के बारे में ही सोचा जा रहा था। कमरे में टेंका आती है जो कि उसे चुपचाप अपने साथ ले जा रही थी। कमरे में क्योका आती है जो कि टेंका के टेलीपोर्टेशन के निशानों को देखकर बेचैन हो रही थी। टेंका यूकी को उसकी बहना से मिलाने ले गई थी, जो कि उसे देखकर खुशी के मारे गले ही लगा लेती है, जहाँ बहना उसकी गोद में प्यार से सिर रखे हुए सारी कहानियां बता रही थी, जिसके हिसाब से टेंका ने उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की है इस जगह को ढूंढने में। उसके अलावा टाइम टू टाइम कई सारी सप्लाईज देती रहती है ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए, जिस बारे में जानकर तो यूकी काफ़ी ज़्यादा हैरान था, जहाँ टेंका मनी मन ख्याली पुलाव पका रही थी। बिल्कुल उससे सरिन लो ऐसे ही बातें करती रही है। बाद में कोको और नानो यूकी को शुक्रिया करते हैं उन्हें बचाने के लिए, जहाँ पर बहना टेंका को अकेले में लेकर आती है कुछ बातें करने के लिए। बहना को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि अब डीमन डिफेंस फोर्स उनके भी पीछे पड़ने वाली थी, लेकिन टेंका बताती है ऐसा होने के साथ काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि ये थंडरबॉल्ट्स की ताकत देखने के बाद अभी वही हमारा सबसे बड़ा खतरा है। तब तक के लिए आप बिल्कुल सुरक्षित हो, जहाँ हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये इंडियन डॉर्मेटी का राज पता कर आप लोगों को इंसान बनाने का फॉर्मूला ढूंढने में।
बहना इस जैसे विश्वासु साथी को पाकर काफी ज्यादा खुश थी। जहाँ पर हमें यूकी दिखाया जाता है जो कि कोको और नाना से सवाल कर रहा था, तुम लोग ठीक तो हो ना? काफी लंबे वक्त से तुम उस कुसेत्सु के पेट में थे, इसलिए तुम्हारा शरीर ठीक तो है ना? वो दोनों बताते हैं सब कुछ ठीक है, बस उन्हें थोड़ी बहुत थकान हो रही है। जिस पर यूकी कहता है मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ। यूकी उन दोनों को मसाज दे देता है, जिस बीच वो काफी ज्यादा हैरान था आखिरकार उसे इतनी ज्यादा महारत कब हासिल हो गई, क्योंकि वो बॉडी के हर एक प्रेशर पॉइंट को काफी आसानी से समझ पा रहा था, जिस कारण वो सोच में डूब जाता है कहीं सबके पीछे कुसेत्सु का हाथ तो नहीं है ना। दोनों ही मसाज के बाद काफी ज्यादा तरोताजा हो चुके थे, जिसके बाद वहाँ कुछ वक्त खेलकूद करने के बाद वो अपने घर लौट जाता है। टैंक आगे जाने के बाद वो बेड पर बैठकर अपनी बहन का नाम लेता है, जिस पर बाहर खड़ी क्योका काफी ज्यादा सुकून महसूस कर रही थी। हमें कुछ दिनों बाद कमांडर्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर रेन योकोहामा में हुई दहशत के बारे में सभी को बताते हुए कह रही थी मैंने वहाँ के पेपर वर्क को कंप्लीट कर दिया और वो जगह अब जल्दी रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी। बेल उसकी तारीफ में कह रही थी इतनी ज्यादा परेशानी के बावजूद आपने अपना काम काफी ज्यादा सूझबूझ से निभाया है। जिस पर रेन कहती है बेसखा तुम चाहो तो मुझे अपनी थकान दूर करने का मौका दे सकती हो बेल। जिसे सुनकर वो डर के मारे पीछे ही हट जाती है। जहाँ सुप्रीम कमांडर मीरा की तारीफ कर रही थी, जहाँ फुबुकी का कहना था हमारे दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर है, फिर भी ऊपर से लोगों को बचाते हुए हम ये काम नहीं संभाल सकते। क्योंकि उन्हें सुझाव देती है हमें जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेटेजी को बदल देना चाहिए। गंभीर परिस्थितियों के चलते मुझे तुम्हारी बात सही लग रही है, लेकिन हम फिर भी 800 गॉड्स की पावर या फिर वो किस सिखाने पे रहते हैं हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पर मुंह फेरने के बजाय मेरा मानना है अब हमें इंसानी दुनिया के साथ मिलजुल कर काम करना होगा। इसीलिए आप सभी आपसे में अपनी ताकत को बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, साथ ही में माटो में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित करती हो, जिनका मकसद है उन 800 गॉड्स का पता लगाकर हमला बोलना। 800 गॉड्स के हाइड आउट पर हमें जारी को देखने मिलता है, जो कि कुसेत्सु की याद में रो रही थी, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल एक बच्चे की तरह थी। सिकोगु का भी मन सबसे उदास है, लेकिन वो जारी को बुलाने आती है क्योंकि 800 गॉड्स की मीटिंग होने वाली थी। रास्ते में उन्हें साइबॉर्ग जैसे दिखने वाला जांग को मिलता है, जो कि उन दोनों के हालचाल पूछ रहा था। साथ ही उसे सिकोगु की रणनीति जानने में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, आखिरकार वो डीमन डिफेंस फोर्स का सामना अब कैसे करेंगे। मीटिंग रूम में रेनियर उन सभी का इंतजार कर रहा था, जहाँ पर एक हमला जारी के ऊपर होता है। अपने हाथों से जारी उस हमले को ब्लॉक कर लेती है, जिस पर वो लड़की दूर हटते हुए कह रही थी मुझे लगा तुम अब तक तो जंग खाकर मर चुकी होगी, जो कि नारुही में थी। जहाँ जारी कह रही थी मेरा गुस्सा ही अपनी ताकत का असली स्रोत है, जिसे सुनने के बाद नारुही में खुशी के संग उसके सिक्स पैक्स पर हाथ मारती है। वैसे कहा जाए तो हमारी बड़ी बहन सिकोगु सबसे ज्यादा दुखी लग रही है। हाँ बस मुझे कुसेत्सु के जाने का गम है, मेरी गलती है जो उसे अकेले भेज दिया। उससे ऐसे सवाल करने वाली फुकुमोटी एक चमकती रोशनी के साथ उन सभी की कमांडर ताइक्योकु वहां पर आती है, जिसे देखकर सिकोगु उन्हें पहले तो ग्रीट करती है, पर उनका कहना था आखिरकार तुम्हारी तमीज कहाँ चली गई, जरा झुको तो सही। सिकोगु के झुकने पर वो कह रही थी तुम्हें खुश होना चाहिए, अपनी माँ ने तुमसे नजरें नहीं फेरी है। लेकिन वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक स्पीयर उसके शरीर के आर पार चला जाता है, जहाँ वो खून की उल्टियाँ कर रही थी, और ताइक्योकु का कहना था ये गाँव काफी जल्दी भर जाएगा, लेकिन मैं बस तुम्हें दर्द महसूस करवाना चाह रही थी। तुम्हारी नाकामयाबी के चलते गॉड मारा गया, ये काफी बड़ी बात है। खैर तुम अब उसे भूल जाओ। जहाँ वो बाकी सभी से भी कह रही थी अब तुम्हें भी उसे याद करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर दो लोग मन ही मन कह रहे थे हम में से कोई उसे याद भी नहीं कर रहा, बस आप नहीं किया है। सभी टेबल पे बैठने के बाद अपनी मीटिंग को शुरू करते हैं, जहाँ पर सिकोगु बता रही थी डीमन डिफेंस फोर्स एक साथ काम करने में काफी ज्यादा माहिर है। मेरा सुझाव है शुद्धिकरण के दिन तक हम सभी शांत रहते हैं और उस दिन हमारी ताकत भी बढ़ जाएगी, इसलिए डीमन डिफेंस फोर्स का आसानी से खात्मा हो सकता है। रेनियर ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो उन सभी से कहता है आखिर ये कैसे डरपोकों वाले इरादे है, हम जाकर उनसे बदला ही क्यों नहीं लेते। कुछ ऐसे सहमत है, लेकिन नारुही में कह रही थी भला तुम ये कैसी बात कर रहे हो, गॉड मारा गया है। उनकी लड़ाई के बीच जांग को एक सुझाव देता है क्यों ना हम सिकोगु के प्लान के हिसाब से चले, लेकिन साथ ही डीमन डिफेंस फोर्स के बीच में थोड़ा परेशान करे। होली इंपीरियल्स यानी कि उनके भक्त ये काम अच्छे से संभाल सकते हैं। एक साधारण से इंसान जिन्हें 800 गॉड्स का वरदान मिला है, साफ शब्द में कहा जाए तो ये अगले थंडर गॉड बनने के उम्मीदवार भी है। ताइक्योकु सिकोगु के प्लान के हिसाब से ही जाने वाली थी, साथ ही वो इन बीच के अड़चनों को भेजने के लिए भी तैयार थी। वो इन सभी के सामने अपनी माँ की इच्छा रखती है, जिनका कहना था एक दिन में 1000 लॉसें तो जरूर से बिछनी चाहिए। 7 स्क्वाड की डॉर्मेट्री में क्योंकि सभी को अभी के हालातों के बारे में समझा देती और ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होने के बारे में प्रोत्साहन दे रही थी। साथ ही आने वाले खतरों से तैयार रहने के लिए वो यूकी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्तेमाल करने देने वाली है।
खैर इन बातों के बाद हमारी यूकी को अपने साथ ट्रेनिंग पे ले जा रही थी, लेकिन सुरा के बीच में कूद पड़ती है। जिन दोनों की लड़ाई में ने यूकी को अपने साथ ट्रेनिंग पे ले जाती है। यूकी अब 7 स्क्वाड की डॉर्मेट्री का काफी ज्यादा जरूरी हिस्सा बन चुका था, जिस बात को जानने के बाद अकेले में वो यूकी से कह रही थी तुम इन लोगों के साथ जितनी में ट्रेनिंग करो पर साथ ही आराम भी करना, बाद में मेरे साथ आ जाना ट्रेनिंग करने के लिए, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। उसकी आंखों में प्यार देखकर वो खुशी के मारे क्या बढ़ता है, मैं जरूर से आऊँगा, हम दोनों साथ में ताकतवर होंगे। कुछ दिनों बाद 7 स्क्वाड की डॉर्मेट्री पर सुप्रीम कमांडर की एंट्री होती है, जो कि यूकी पर राइड करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि कुछ जरूरी काम से बाहर गई थी, जिस कारण उसे थोड़ी निराशा होती है। यूकी उसे खाना ऑफर करता है, जिसे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। जहाँ उसे तहसील से खाता देख यूकी भी काफी ज्यादा हैरान था और उसकी प्रशंसा करता जा रहा था। खाना खाने के बाद वो यूकी की तारीफ करने के बाद उसे अपने पास बुलाकर कह रही थी बैठ जाओ। वो कुछ भी नहीं समझा था, इसलिए रन फोर्सफुल उसे समझा दी है ऐसे बैठने को कह रही हूँ। वो यूकी के साथ एक प्यारे कुत्ते की तरह खेलने लग जाती है, लेकिन यूकी हैरानी में कुछ भी भाव नहीं दे रहा था, जिस कारण वो काफी ज्यादा नाराज होने के संग यूकी से कह रही थी ये सब बिल्कुल ही बर्बाद है। जब तक यूकी अपने इंसानी स्वरूप में है वो कुछ भी काम का नहीं, मुझे उसे बस उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही सिखाना होगा। वो यहाँ से अलविदा ले रही है, जहाँ उड़ते वक्त वो पहली बार यूकी की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हुई शर्मिंदगी को याद कर कह रही थी मैं तुम्हें जल्द ही तमीज सिखा कर रहूंगी, तुम जैसे बेकाबू कुत्ते को मैं वापस आऊंगी।